अस्सलाम वालेकुम और मेरी टीम और डॉन न्यूज़ की जानिब सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक। उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। और आज प्रोग्राम में जिस शख्सियत को मैंने मदऊ किया है, हम इनसे बहुत सारी बातें तो करते हैं, लेकिन पहले मैं कुछ बातें करूँगा ईद के लिहाज से, कुछ वैसे पाकिस्तान के लिहाज से, फिर पाकिस्तान क्रिकेट पर ज़रूर आएंगे, क्योंकि अगर इनसे पाकिस्तान क्रिकेट की बात नहीं की तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन, सीनियर जर्नलिस्ट, एंकर, तजियाकार और इसके साथ साथ पंजाब के फॉर्मर केयर टेकर मिनिस्टर भी रहे, चीफ मिनिस्टर नजम सेठी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब, और सबसे पहले ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम गफार, ईद मुबारक टू ऑल पीपल इन डॉन एंड एवरीवन इन पाकिस्तान। थैंक यू सो मच सर। कैसी सर ईद गुजर रही है? और क्योंकि आप भी पीसीबी के साबिक चेयरमैन हैं, आई नो आपसे अभी कभी बात होती रहती है हमारी क्रिकेट के हवाले से। हम सब पाकिस्तानी क्रिकेट के बड़े जुनूनी हैं, तो टीम अच्छा खेलती है तो मोराल आई होता है, टीम अच्छा नहीं खेलती है तो लगता है जैसे ना रोटी खाने का भी दिल नहीं कर रहा था, फिर ईद के अंदर भी थोड़ा मूड खराब हो जाता है। बट सेठी साहब, ओवरऑल ईद कैसी गुजर रही है? और आई थिंक पाकिस्तान टीम के परफॉर्मेंस को ना देखा जाए फिलहाल तो बेहतर है। आपने ये बात की कि भूख नहीं लगती, मुझे तो जब से ये सब सीरीज शुरू हुई है उसके बाद मेरा ख्याल है मैं तो 3-4 किलो वजन गिर गया। इतनी मायूसी हुई है इनकी कारकर्दगी देख के। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए सेठी साहब, पहले तो बताएं, ऑब्वियसली बचपन की ईद तो क्या खूबसूरत ईद होती है, फिर अब हम ईद मनाते हैं तो बड़े रोल चेंज होते हैं, बट थोड़ा सा अगर याद कराएं जो अम्मा अब्बा के साथ ईद, बहन भाइयों के साथ कैसी गुजरी, क्या लाहौर में ही थे उस पर, तो आज बताएं जरा कुछ अपने बारे में भी। यार मैं क्या बताऊं, जी जी, इस वक्त मेरी फैमिली पाकिस्तान में नहीं है। जुगनू भी बाहर है, अली भी बाहर है, मीरा भी बाहर है, और मैं अकेला यहाँ हूँ। तो इसलिए मेरी ईद तो बस आज मैं जा रहा हूँ अपने खाला के यहाँ, और अपनी बहन के यहाँ, वहाँ ईद मनाएंगे उनके बच्चों के साथ, उनके साथ, और फिर शाम को शायद उसके बाद कुछ दोस्त यारों के यहाँ चले जाएंगे, गपशप मारेंगे। ठीक है। फिर साहब, बचपन की ईद के बारे में कुछ बताएं ना जरा, कहाँ गुजरे आपकी शुरू की ईदें, जो याद है आपको, सबसे प्यारी चीज क्या लगती थी, थोड़ा उस बारे में बताइए आज। यार बचपन की ईद तो बड़ी अच्छी होती थी। सुबह सुबह उठते थे, नमाज के लिए जाते थे, फिर नए नए कपड़े पहनते थे, फिर हर एक के पास जाते थे ईदी मांगने के लिए, जो नहीं देता था उसका भी पीछा करते थे। सारा दिन यही चलता रहता था, और मिठाई बहुत खाते थे और खेलते बहुत थे। अब वो जमाने और थे, आजकल तो ईदी देनी पड़ती है, मिलती तो नहीं है। सर कोई इसलिए पुरानी बात होगी कोई, उस जमाने में कितनी ईदी को अच्छी होती थी। अब तो जी हजारों में नहीं, 5000 का नोट भी अब तो जी लोग कहते हैं 1 नहीं 2 दे दें। आप लोग मतलब जिस जमाने में ईद की बात कर रहा हूँ, उस वक्त तो क्या सिक्कों पे गुजार हो जाता था? हाँ नहीं, मेरा ख्याल है उस वक्त 1 रुपया 2 रुपए, मेरे जमाने में तो ऐसे ही था, 1 रुपया 2 रुपए, इससे ज्यादा तो ईदी नहीं होती थी। और अगर दिन में 20-25 रुपए इकट्ठे हो गए तो बहुत बड़ा खजाना होता था। बिल्कुल ठीक। सेठ साहब, अपनी ईद तो बड़ी यादगार होती है, लेकिन अब मेरे भी 2 छोटे बेटे हैं, तो जब अपनी औलाद होती है तो उनके साथ भी एक अलग मजा आता है। जब क्या वो ईद जो आपकी होती थी, या अगर मैं पूछूं कि माशाल्लाह तो बड़ी टैलेंटेड फैमिली आपकी पूरी, जुगनू साहिबा हो, आप हो, मीरा साहिबा, अली साहब, मतलब आप लोग सारे ही माशाल्लाह घर में सुपरस्टार हैं। अगर कैमरा लेके आ जाए तो 4 इंटरव्यू माशाल्लाह हो सकते हैं, सो दैट इज ब्लेसिंग। और लेकिन जब ये बच्चे हुए सेठ साहब, तो क्या उस पर ज्यादा अच्छा लगता था फिर ईद मनाना उनके साथ कंपेयर टू, मुझे लगता है कि बच्चों के साथ आप अपनी ईद तो याद करते हैं, लेकिन बच्चों वाली जो ईद है वो उससे भी आगे निकल जाती है। हाँ सही कह रहे हैं आप, उससे आगे निकल जाती है। फिर माँ बाप जो हैं वो सिर्फ वो ही नहीं होते, और भी दादा दादी, नाना नानी सब, और फिर बहुत बड़ी फैमिली रियूनियन होती है। आजकल के जमाने में इतनी बड़ी फैमिली रियूनियन नहीं होती, लोग दूर दूर घर हैं उनके, एक ही चक्कर लगता है। उस वक्त तो घर भी करीब करीब होते थे, बंदा चल के पहुंच जाता था, फिर लोग आते थे। अब तो सूरत हाल ये है कि अगर कोई 1 या 2 बंदे आ जाए आपको ईद वाले दिन मिलने के लिए, तो बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए क्योंकि कोई डिफेंस में, मैं लाहौर में गुलबर्ग में हूँ, कोई डिफेंस में है, कोई इधर है, कोई उधर है, तो बस वो ईद कार्ड्स ही, और वो भी डिजिटल ईद कार्ड्स ही एक्सचेंज करते हैं। सर क्या बात होती थी, वो जो ईद कार्ड पोस्टर से आते थे जिसमें बड़े खूबसूरत लिखे होते थे, मोहतरम जनाब सेठी साहब, कोई हमारा आता था प्यारे अब्दुल गफार साहब, क्या कल्चर था सर। और एक अपनाइयत होती थी। डिजिटल जो जमाना है सेठी साहब, पुराने जमाने और डिजिटल जमाने में आप क्या देखते हैं, मतलब अपनाइयत थोड़ी कम नहीं हो गई? देखो यार, उस जमाने में तो बहुत बड़ी इशू था कि चले जी अनारकली चले, नई जूतियां लेनी है, नया ये लेना है, नया वो लेना है, बहुत रौनक थी। सही। अभी भी है वहां, मगर
अब हम लोग कहाँ निकलते हैं अपने घरों से, और अब ऑनलाइन शॉपिंग भी हो जाती है। उस वक्त ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं थी, तो वो मजा ही लगा है शॉपिंग करने का, जाके लड़ाई झगड़ा करने का कि नहीं यार एनर्जी दे दे, सो बार्गेनिंग करने का मजा ही, आधा मजा तो उसी में था कि नहीं यार 10 रुपए की नहीं है 5 रुपए की दो, फिर वो शुरू होता है, वो 10:30 9 पे आता है, फिर आप 5:30 पे चले जाते हैं, फिर आप लड़के चले जाते हैं, फिर वो आपको बुला लेता है वापस, फिर आप शुरू करते हैं। मतलब वो सब खत्म हो गया। अब तो बस ऑनलाइन जाए, बटन दबाएं, तो लेना है तो ले, नहीं लेना तो ना ले। और तो इस किस्म की सूरत हाल है। और हमारे जमाने में फैमिली यूनिट जो था ना वो बहुत टाइट था। बिल्कुल। अब आजकल के जमाने में फैमिली यूनिट्स भी लूज हो गए हैं। देहातों में तो खैर अभी भी बहुत बड़ा फैमिली यूनिट है, मगर शहरों में बड़ा मुश्किल हो गया है घर से निकलना, लोगों के यहाँ जाना। कोई आ जाए, एज आई सेड, दैट्स अ बिग थिंग, बट इससे ज्यादा नहीं होता। चलिए सेठ साहब, कुछ बातें हैं जरा क्रिकेट की तरफ, और लोग आपसे बात सुनना भी चाहते हैं। सर, बड़ा जबरदस्त शुरुआत हुई, पीएसएल आने वाले जस्ट राउंड द कॉर्नर, 11 अप्रैल आपको बाबाई पीएसएल भी कहा जाता है। सेठ साहब, जब शुरुआत कर रहे थे, आपने पहले भी 1-2 दफा बताया है, लेकिन व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड? क्योंकि इतना आसान नहीं था कि 5 आपके ऑनर्स आ जाएंगे, बड़े कुछ लाखों डॉलर वो इन्वेस्ट करेंगे। और जरा दोबारा बताइए, ये जब पौधा 10वें साल पर आ गया है, पता ही नहीं चला था 10 साल कैसे हो गए। सर तक कल की बात है जब आपने शुरू किया था, 10 साल पूरे हो गए। सो हाउ प्लीजिंग इज दिस टू सी द 10th ईयर कमिंग अप? जी हाँ, जाहिर है 10 साल हो गए हैं, और बड़ी खुशी है कि 10 साल में एक पौधा जो है वो दरख्त बन गया। अब इब्तदाई हालात बहुत खराब थे, पीसीबी के अंदर भी कोई सपोर्ट नहीं थी, हमारे बोर्ड की कोई सपोर्ट नहीं थी, और फ्रेंचाइजेस इकट्ठा करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि क्रिकेट पाकिस्तान में तो खेली नहीं जा सकती। तो मुझे याद है कि जब ये मैंने फैसला किया कि एक चैलेंज है, हमें ये करना है, तो उस वक्त एक फैक्टर था क्योंकि मैंने जिसने मुझे कन्विंस किया। जी। वो फैक्टर ये था कि जरूरी नहीं है कि पीएसएल पाकिस्तान में हो, क्योंकि जो पीएसएल का फाइनेंशियल मॉडल है वो गेट रिसीट्स के ऊपर बेस्ड नहीं है। वो उसका ताल्लुक इसके साथ नहीं है कि जी 10,000 लोग देखने आते हैं 3 स्टेडियम्स में पाकिस्तान में, या 20,000। उसका ताल्लुक है कितने लोग दुनिया में देखते हैं उसका ताल्लुक था टीवी के साथ, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के साथ। तो मैंने कहा कि अगर यही बात है तो फिर जरूरी तो नहीं है कि फौरी तौर पे हम पाकिस्तान में खेलें, हम दुबई में भी खेल सकते हैं। तो ये अभी उस वक्त तक किसी ने ये सोचा नहीं था। उस वक्त सोच यही थी पीसीबी में कि अगर पाकिस्तान में नहीं हो सकता तो फिर फायदा क्या करने का। बिल्कुल ठीक है। तो वो फिर हमने वो सोच लेके मैं भागा और कन्विंस किया सबको। बहुत लोग तैयार नहीं थे मानने के लिए। बहरहाल उसके बाद तो फिर सिक्योरिटी के इश्यूज बन गए, फिर स्टेडियम्स के इश्यूज बन गए, फिर मैच फिक्सिंग का इश्यू बन गया, क्या क्या नहीं बना वो किसी दिन बड़ी लंबी कहानी है, वो आपको बताऊंगा। मगर यकीन करें वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि इट ब्रोक माई बैक। यकीन करें मेरा कमर जेन्युइनली टूट गई और मुझे हर रोज फिजियोथेरेपी करानी पड़ती थी, क्योंकि 12-12 घंटे 18-18 घंटे हमने काम करना शुरू किया इसको कामयाब करने के लिए। ठीक सेठ साहब, आज ये भी बता दें माशाल्लाह 12 घंटे, यकीन करें अभी भी कभी हमें महसूस होना कि हम कुछ ज्यादा काम कर रहे हैं तो मैं आप और बहुत सारे जो सीनियर एंकर्स हैं उनसे इंस्पिरेशन लेता हूँ। ये मैं आज ऑन एयर कह रहा हूँ आपको कि आप लोगों को देख के हम इंस्पायर्ड होते हैं कि माशाल्लाह इस एज में भी। वो अलग बात है सेठ साहब, आप शायद ये भी कह सकते हैं दिल होना चाहिए जवान उम्र विच की रखिया, लेकिन माशाल्लाह क्या है सर, रूटीन क्या है? मतलब इस एज में भी माशाल्लाह अभी भी शोज करते हैं। अभी रिसेंटली फिर आप चेयरमैन पीसीबी थे, दौड़ते, क्या इसकी एनर्जी क्या है? मतलब बहुत सारे लोग आजकल हमारे यंगस्टर्स है ना, हम जैसे बड़े जल्दी हम ढीले पड़ जाते हैं। यार कमिटमेंट होनी चाहिए, अपने आप में यकीन होना चाहिए, जो आप काम करने जा रहे हैं वो अच्छा काम होना चाहिए, उससे आपको नजर आए कि ये आवाम के लिए कोई बेहतरी हो रही है। इट शुड बी मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव। अगर मीनिंगफुल ऑब्जेक्टिव है, अपने लिए नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है मोटिवेशन भी आ जाती है, आइडियोलॉजी भी आ जाती है, और वो पुश जो चाहिए होती है वो भी आ जाती है। मैं पीसीबी में जाना तो नहीं चाहता था, मुझे तो जैसे कहते हैं ना धक्का दे के मियां नवाज शरीफ ने भेजा वहां 3 माह के लिए। वो 3 माह फिर 5 साल हो गए, तो बहुत कुछ सीखा, बहुत गालियां खाई, फिर बहुत सी तालियां भी मिली, और फिर एक चैलेंज रहा ये। थ्रू आउट इट वाज अ चैलेंज। पहला चैलेंज था पीएसएल, सेकंड चैलेंज था इंटरनेशनल क्रिकेट को लाना, तीसरा चैलेंज था कि अपनी टीम जो है तीनों फॉर्मेट्स के अंदर उनको नंबर 1 पे लाना, 1 by 1। ये बहुत बड़े चैलेंजेस थे, तो एक चैलेंज खत्म नहीं होता था, दूसरा चैलेंज शुरू। कुरान में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करेंगे। कुरान में खुशामदीद, बात कर रहे हैं जनाब नजम सेठी साहब से। हम 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीता, आप ही चेयरमैन थे।
और बहुत बड़ी कामयाबी, और आज तक हम उसको याद कर रहे हैं। जस्ट डिस्क्राइब दिस, क्योंकि एक ऐसी टीम जो 8वें नंबर पे थी, एक ऐसी टीम जो भारत से बुरी तरह हार गई थी, उसका टूर्नामेंट जीत जाना, मिकी आर्थर प्रूव टू बी द मास्टरमाइंड बिहाइंड, फिर सरफराज अहमद की कैप्टनसी, उसमें फखर जमान का इमरजेंस होना, व्हाट ब्यूटीफुल मेमोरीज वी हैव। आप सही कह रहे हैं। मुझे याद है कि मैंने फैसला किया कि मैं टीम के साथ घूमूंगा, वहाँ हर मैच पे जाऊंगा और साथ हर ड्रेसिंग रूम में जाके बात करूंगा इनके साथ, बच्चों के साथ। उस वक्त तक मैंने कुछ क्रिकेट के बारे में भी सीख लिया हुआ था। 4 साल हो गए थे, बहुत कुछ समझ आ गई थी, कौन कौन है क्या है। और मिकी आर्थर और मेरे बहुत अच्छे तल्लुकात थे, हर एक चीज हम एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। मुझे उससे बड़ा कॉन्फिडेंस था और बच्चे उसको पसंद करते थे और वो बच्चों को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करता था। उसके लिए दिन रात का ये काम था। और मुझे याद है कि हर मैच से पहले मैं ड्रेसिंग रूम में जाता था, एक एक को मिलता था, जप्पियां डालता था, और उसके बाद जब वो खेल के आते थे तो एक एक को मिलता था, वो पसीना पसीना हुए होते थे, जप्पियां डालता था, शाबाश देता था, मोटिवेट करता था। और आप यकीन करें, जब पहला मैच हम हारे, पता नहीं ब्रैडफोर्ड में था या मैनचेस्टर में था, मुझे लीड्स में था मेरा, तो बड़ी मायूसी हुई कि वो पहला मैच ही ठीक नहीं गुजरा। बड़ी ज्यादा पेप टॉक देनी पड़ी और बिल्कुल मायूसी मैंने नहीं शो की। और उसके बाद हर मैच हम जीते। इट वाज इनक्रेडिबल। एक मैच से दूसरा मैच, तीसरा मैच, 6 मैचेस इन अ रो, और जाके चैंपियंस ट्रॉफी जब हम पहुंचे तो उस वक्त ऐसे लगता था कि ये इंडिया को भी हम ठीक ठाक मैच देंगे। मगर उस वक्त 2 लोगों की मुझे तक अभी तक भी कारकर्दगी याद है। एक फखर की जमान की और एक मोहम्मद आमिर की। आमिर के बारे में तो ज्यादा ही खुशी थी क्योंकि उसने एकदम 3 विकेटें ले ली। बिल्कुल। और मुझे इसलिए खुशी थी कि मेरा एक रोल था उसको वापस इंटरनेशनल क्रिकेट में लाने में और उसके बैन को रिमूव करने में। तो इसलिए इट वाज अ ग्रेट वंडरफुल एक्सपीरियंस। ठीक है फिर साहब, अब जो मौजूदा हाल है, क्योंकि ऐसा नहीं था ये टीम, मतलब 2017 में 2019 में भी हम बुरा नहीं खेले, हमने वहां पर मैचेस जीते, लेकिन उसके बाद सेठ साहब जो हमने सरफराज को घर भेजा तीनों फॉर्मेट से, और फिर मिसबा की वापसी हुई, मिकी आर्थर बड़े गुस्से में, आई एम श्योर आपको शायद उन्होंने ज्यादा बताया होगा, आज खुल के बताई दें, ही वाज वेरी अपसेट एंड डिसअपॉइंटिंग कि उस मीटिंग के बाद उनको घर जाने कह दिया गया। और कितनी सितम की बात है कि मिसबाह लग जो कि रिव्यू कमेटी में शामिल थे वही फिर सब कुछ बन गया। आपको याद है चीफ सेक्रेटरी बने, हेड कोच ही बने। सो इट वॉज अ टर्निंग पॉइंट कि एक अच्छी खासी टीम जो चल रही थी, कम से कम T20 वनडे में, उसको हमने छेड़ दिया उस वक्त। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इट वाज अ टर्निंग पॉइंट। पीसीबी की जो मैनेजमेंट्स आई हैं उसके बाद उनको समझ ही नहीं आई कि कोचेस और टॉप प्लेयर्स के साथ कैसे खेलना। ये सारा जो एम्फेसिस है ना ऑन स्टार्स, रिटायर्ड स्टार्स, मैं इसके सख्त खिलाफ था। मेरा मौकफ ये था कि रिटायर्ड स्टार्स जो हैं उनको इज्जत देनी चाहिए, उनको कहीं ना कहीं लगाना चाहिए और उनका ख्याल करना चाहिए और बहुत प्यार करना चाहिए, मगर उनको कोई ओहदा नहीं देना चाहिए। उसकी वजह यह है कि कोई यंगस्टर ये नहीं पसंद करता कि जब उसको आके कुछ टोके, और उनको सिवाय कोचेस के जिसकी वो इज्जत करते हैं, स्पेशली गोरे कोचेस की इज्जत करते हैं। तो मैं ये समझता था कि ये लोकल कोचेस ये जो लगा रहे हैं, स्टार्स हैं, ये तो बड़े ईगोज हैं इनके, ये तो ऐसे करके इनकी छातियां फूली हुई हैं। ये अगर किसी को कुछ बात कहेंगे और वो बच्चा वो नहीं करेगा, ये नाराज हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये बड़ी गलत बात है। इसीलिए मैं हमेशा फॉरेन कोचेस को प्रेफर करता था। मगर पीसीबी के अंदर पूरा एक माहौल ऐसा बना हुआ था जिसके अंदर पुराने लोग जो थे, जो पुराने स्टार्स रहे हैं, उनका एक माहौल था, वो चाहते थे कि वो बने और उन्हें हायर किया जाए, और उनकी सिफारिशें बहुत बड़ी थी। मेरे जमाने में उन्होंने बहुत कोशिश की सिफारिश, मैंने नहीं मानी सिफारिश। बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर मीडिया की तरफ से भी था कि अपने कोचेस क्यों नहीं, अपने कोचेस क्यों नहीं। फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं बताऊंगा क्यों नहीं अपने कोचेस। तो इसलिए बहुत अच्छा था वो अरेंजमेंट मिकी आर्थर के साथ। बड़े अफसोस की बात है कि इन्होंने मिकी को भगा दिया और वो टीम जो थी वो टूट गई। एक मरतबा नहीं, फिर अभी ये पिछले दौर में किसी का नाम क्या ईद पर लें, फिर लड़ाई झगड़े वाली बात हो जाएगी, हमने फिर भगा दिया उनको। और इस बार तो ग्रांट ब्रैडमैन मिकी आर्थर को कहा कि जी आप कहीं और काम कर लें, और फिर वो जाने मजबूर हुए। जबकि आपको याद है पाकिस्तान वे हमने कोलंबो में और श्रीलंका को ठीक ठाक मार दी, ठीक है हम वनडे में अच्छा नहीं खेले, बट फिर सेकंड टर्निंग पॉइंट भी आ गया कि हमने फिर उनको भगा दिया। अब कोई आएगा सर हमारे पास फॉरेन कोच? उसके बाद और लोगों को भगाया हमने। अब तो मेरा ख्याल है कोई टिकेगा ही नहीं यहाँ, कोई नंबर 2 वाला ही आएगा जिस किस्म की बैड पब्लिसिटी आपको मिली है कि अब कौन आएगा यहाँ। एक बात तो ये कि वो समझेंगे कि जैसे ही कोई नया चेयरमैन आता है तो वो अपने मतलब जो लोग होते हैं उनकी छुट्टी करा देता है। ये भी एक बड़ा मसला रहा है, क्योंकि आपने देखा कि
एहसान मेरे जाने के बाद एहसान मानी साहब 3 साल तो आए, मगर उनकी कोई खास रिट नहीं चली यहाँ, उनको खास पता भी नहीं था डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में। उसके बाद और खान साहब ने, इमरान खान ने सारा सिस्टम ही चेंज करने का ऑर्डर कर दिया। उनको 3 साल लगे वो सिस्टम को फिट करने में। उस वक्त इमरान खान ने मानी को निकाल दिया, फिर रमीज राजा आ गए। रमीज राजा जब उनसे नहीं संभाला गया, वो गए, मैं आ गया। मेरे साथ तो यही कमिटमेंट थी कि अब आपको पूरे 3 साल देंगे हम, मगर उस वक्त सियासी जमातों के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। पीपल्स पार्टी ने कहा जी हमें दें ये ओहदा, ज़का अशरफ साहब को दें। तो उस वक्त फिर मैंने सोचा यार ये मैं इस किस्म की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहता कि पीपल्स पार्टी कह रही है, ओपनली कह रहे थे वो मेरे खिलाफ वो बहाल बनाना शुरू कर दिया था। मैंने कहा यार ये तो सियासत तो नहीं, चले भाड़ में जाए, आप ले लें यार। तो उसके बाद आपने देखा क्या हुआ, और अभी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। सर आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं जो इस वक्त मौजूदा हाल है हमारी टीम का, तो वाकई सर अफसोस ये होता है कि हम अमेरिका से हार गए, आयरलैंड से हार गए, अपने मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी कराई, उसमें हम सही फाइनल में नहीं पहुंचे, अब न्यूजीलैंड में दुर्गत बन रही है। फिर साहब वजह क्या है और इसका हल क्या है? आप पीसीबी के चेयरमैन रहे हैं, आपके दौर में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती, आपने पीएसएल सक्सेसफुली कराया, अभी भी वो ब्रांड अच्छा चल रहा है, बट ये पाकिस्तान क्रिकेट हॉकी बनने के लोग कहते हैं करीब आ गई है, पहुंच गई है वहां। अब तो पता नहीं क्वालिफाइंग राउंड्स भी में पहुंचेगी, ये क्या होगा इसका। जी देखिए इससे बड़ी सोच करनी पड़ेगी, कोई यहाँ से उठाना पाकिस्तान क्रिकेट को इज गोइंग टू बी अ टफ जॉब। ये अगेन बैक ब्रेकिंग जॉब होगा, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। अब क्रिकेट को ठीक करना और क्रिकेट में नए रूल्स लाने और नए उनको एनफोर्स करना। प्लेयर्स आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं, स्टार्स आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं, कोचेस आते नहीं अच्छे, एंड सेलेक्टर्स जो हैं दे आर मतलब पता नहीं वो क्या कर रहे हैं और किस तरीके से ये सारा सिलसिला चल रहा है। और मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं और वो ठीक कर सकते हैं अगर उनको मौका दिया जाए। और हमें वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करेंगे। कुरान में खुशामदीद, बात कर रहे हैं जनाब नजम सेठी साहब से हम। मगर सर लोग कहते हैं मशीन सही नहीं मिल रहे या जो डिसीजन मेकर उनके साथ हैं क्रिकेट के हवाले से। आपने भी शुरू में कहा था कि मैं जब आया तो मैं क्रिकेट को समझ रहा था, मैंने अच्छे लोग अपॉइंट किए जो प्रोफेशनली चीजों को चलाएं। क्या उनको सही लोग मिले? देखिए ये तो वही बता सकते हैं और जो रिजल्ट्स हैं वही बता सकते हैं। उनका हक है अपनी टीम को चूज करने का, मैनेजमेंट टीम को। मगर मैं एक बात कहूंगा जी कि फुल टाइम जॉब है पीसीबी, फुल टाइम से भी एक्स्ट्रा फुल टाइम जॉब है। अगर मोहसिन नकवी साहब खिदमत करना चाहते हैं क्रिकेट की तो उन्हें फुल टाइम जॉब देना चाहिए और इसको ठीक करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि वो कर सकते हैं अगर ये फुल टाइम करें। अगर फुल टाइम नहीं कर सकते तो फिर मैं और क्या कह सकता हूँ। सर आखिर में लोग आपसे ये भी चुनना चाहेंगे जिस वक्त जो आप जस्ट एक, अगर सही बात है जब आप डिसीजन मेकर होते हैं तो आपका एक थॉट प्रोसेस होता है, लेकिन अगर आप अभी नहीं भी हैं पीसीबी में, बट जो हमने अपॉइंटमेंट रिसेंटली की जैसे कि आकिब जावेद साहब आ गए, हमने बाबर को हटा दिया, फिर हमने सलमान अली आओ को रख दिया, फिर शान मसूद भी हैं, एक सिचुएशन जो है ना खिचड़ी जैसी दिखाई देती है। और फिर सबसे बड़ी बात कि आकिब जावेद इस वक्त इंटरिम हेड कोच हैं। फिर साहब एक मोटी मोटी बात कि अगर बेसिक क्या ठीक करनी है, जो कम से कम हमें दिखाई देता है कि सिलेक्शन भी ठीक नहीं हो रही, लोग उस पर कहते हैं, बट आप मैनेजरियल या अगर आप एज अ फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी जो आपको सबसे मोटी बात नजर आती है कि कम से कम ये तो पहले ठीक हो। डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर को तकड़ा करना पड़ेगा, वो बिल्कुल टूट चुका है सही। जहां से क्रिकेटर्स आते थे वहां पैसे खर्च करने चाहिए। बिल्डिंग्स के ऊपर तो होता रहेगा, कोई भी कैपेसिटी का भी इश्यू नहीं है। पैसे खर्च करने हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर, पैसे खर्च करने हैं क्लब क्रिकेट के ऊपर, पैसे खर्च करने हैं स्क्रूटनी ठीक हो, यहाँ गलत किस्म की चीजें ना हो। ये सिस्टम आप ठीक कर लेंगे तो आधा आपका प्रॉब्लम हल हो जाएगा। उसके बाद नेशनल क्रिकेट अकेडमी का रोल डिफाइन करना चाहिए कि उनका रोल है क्या वो टूर्नामेंट्स करवाने का रोल है उनका कि अंडर 13 अंडर 16 ये टूर्नामेंट्स, ये तो कोई क्रिकेट डिपार्टमेंट भी करा सकती है। नेशनल क्रिकेट अकेडमी शुड बी अ सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, मगर वो एक्सेलेंस बनता नहीं है। और वहाँ 100-150 क्रिकेटर को चुन के उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको तैयार करना चाहिए और सिलेक्टर्स के साथ मिलके और कैप्टन्स के साथ मिलके टीम्स, मुख्तलिफ किस्म की टीम्स बनानी चाहिए। वो एक ऐसी जगह हो जहाँ से सारा जो पाकिस्तान का क्रिकेटिंग पूल है वो वहां आए, वहां ट्रेनिंग हो, स्पेशलाइज ट्रेनिंग हो, स्पेशलाइज ट्रेनर्स हो वहां। ये देखिए मैं तो हमेशा ये समझता हूँ कि ऑन टूर बड़े बड़े महंगे कोचेस को साथ ऑन टूर लेके जाना उसका इतना फायदा नहीं है। नेशनल एकेडमी के अंदर टॉप फॉरेन कोचेस होने चाहिए, वहां फैसिलिटीज होनी चाहिए टू करेक्ट फॉर करेक्शन
एंड फॉर राइट प्रॉपर ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन। एक भी साइकोलॉजिस्ट, एक भी मोटिवेटर नहीं है पाकिस्तान टीम के साथ। आप सोचिए आजकल के जमाने में हर जगह पे हर टीम के साथ मोटिवेटर्स हैं, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। तो बहुत सी चीजें हैं जो करने वाली हैं। अब अगर इस वक्त जिस किस्म की डिसरे है, जिस किस्म की फूट पड़ी हुई हर जगह पे बददिली हुई भी है, इसको अब रोक के इसको इंस्पिरेशन देनी पड़ेगी। यू नीड टू बी एबल टू फिक्स दीज प्रॉब्लम्स। 6 महीने साल के अंदर ये प्रॉब्लम्स फिक्स हो सकते हैं। सेठ साहब, आखिर में क्रिकेट का सवाल, उसके बाद एक मजे का सवाल आपके लिए मैंने सोचा हुआ था, आखिर में याद आ गया मुझे, वो पूछूंगा। ये जो रिजवान बाबर को हमने T20 से अलग किया, फिर वनडे में लाए, और आपने देखा पहले वनडे के अंदर बाबर अच्छा खेलते दिखाई दिए, आप भी क्लोज रहे हैं, क्या उस पाए के प्लेयर हैं भी हमारे पास कि हम इन दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर्स को अभी से एकदम से साइडलाइन करें? T20 से हमने साइडलाइन किया क्योंकि T20 वर्ल्ड कप ज्यादा दूर नहीं है, शायद 1-2 साल बाद होता तो भारत की तरह हम भी हार्दिक पांड्या या फिर बाद में सूर्य कुमार यादव को टीम देते। इन दोनों का रोल कैसे देते हैं? सीनियर प्लेयर्स हैं, परफॉर्मेंसेस हैं, शाहीन शाह अफरीदी ये सब ICC प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं, जो बहुत मुश्किल काम है, बड़ा कंपटीशन होता है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ये फिर उनको हो क्या गया सबको, और फिर जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं ड्रॉप ही कर देते हैं, ये मसले का हल है? नहीं, ड्रॉप शॉप करना जरूरत नहीं है। देखिए बहुत बड़ी मिस हैंडलिंग हुई है इन स्टार्स की, और किसी ने तवज्जो नहीं दी इस मिस हैंडलिंग की, और ये तब्दीलियां करना, स्टेटमेंट्स देना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनको वापस मेन स्ट्रीम में इनको तसल्ली दे के कॉन्फिडेंस वापस क्रिएट करना पड़ेगा। ये बहुत बड़े हमारे एहसासे हैं। बाबर जैसा तो सारी दुनिया में प्लेयर नहीं है, एंड आई ऑलवेज सेड उन्हें ड्रॉप करके बैठे में T20 से, टेस्ट टीम से, ये क्या कर रहा है किया हमने फिर ये? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं गया था लेस्टरशायर यूके में, मैं वहां गया तो मैंने कहा मुझे अपनी फैसिलिटीज दिखाएं। मुझे पता चला था कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम लेस्टरशायर की एक एकेडमी बनाई हुई है, वहां जाते हैं हर सीरीज से पहले। तो मैं कहा यार मैं देखूं तो ये क्या सीखते हैं वहां जाके, 15 दिन के लिए सारी टीमें चली जाती हैं वहाँ। ठीक है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने उनको परसुएड किया, उन्होंने कहा जी ये MCC की फैसिलिटी है, ये आपको नहीं दिखाई जा सकती। मैंने कहा नहीं मुझे दिखाएं। तो बड़ी मुश्किल से मैंने परसुएड किया, तो मैंने वहां राउंड लगाया। वहां पता लगा कि 15 दिन पहले कोई भी सीरीज अगर हो रही हो तो पहले सिलेक्शन होती है 15-20 लोगों की, फिर उनको भेजा जाता है लेस्टरशायर। वहां उनकी कैमरेज लगे हुए हैं, कोचेस आए हुए हैं, वो उनको सिखाया जाता है कि ये फलानी टीम के खिलाफ आप खेल रहे हैं, ये उनके प्लेयर्स हैं, ये उनकी खराबियां हैं, ये उनकी कमजोरियां हैं, बॉलिंग आपने ऐसे करनी है, हिटिंग आपने ऐसे करनी है, और वहां पूरे 15 दिन इंटेंस ट्रेनिंग होती है। तो इस किस्म की प्रोफेशनलिज्म है। तो मेरा तो उस वक्त यही प्लान था कि लेस्टरशायर के साथ मिलकर हम यहाँ भी नेशनल अकेडमी के अंदर, NCA के अंदर कोई इस किस्म की फैसिलिटी तैयार करें, जिसका मेरा पहले भी ये इशू था कि मैं इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाऊं, नॉट अकेडमी के जी जड़ा आए थे नेट से खेल ले और घर चले जाए। तो इसलिए, मगर अनफॉर्चुनेटली कोई सोच नहीं है आगे जाने की, क्या है क्या नहीं, ना ही मेरा है कोई ज्यादा वो है, बस अब और इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता कुछ। ठीक है सेठ साहब, आखिर में एक सवाल था भी, आई थिंक जहां तक मुझे याद है आपकी बेगम साहिबा ने शायद इतना हिट गाना जो कि ग्लोबली अली का गाना जो है इतना हिट हो गया, उसको उन्होंने कहा जी, मैं चाहता मुझे याद है स्टेटमेंट में गलत नहीं पड़ी कि अच्छा गाना था बस इतना कोई अच्छा नहीं था। सेठ साहब, क्या फैमिली में इस तरह के आपको जब बैठते हैं तो डिसएग्रीमेंट मजेदार होते हैं, और आपको वैसे बाय द वे गाना कैसा लगता है? मैं समझता हूँ बड़ा जबरदस्त गाना है। अली ने ये कहा, किसी ने अली को पूछा कि ये पसूड़ी आपने टाइटल का नाम कैसे लगाया, तो उसने कहा वो मेरे अब्बू जो है ना, वो घर में जब भी कोई अफरा तफरी होती है तो वो खड़े होकर कहते यार की पसूड़ी पई चुप करो। कहने लगे बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं, क्या पसूड़ी है, क्या पसूड़ी पड़ी हुई है, रिलैक्स, डू दिस डू दैट। तो कहने लगे मैंने वहां से ये लिया पसूड़ी। पर मुझे तो बहुत पसंद है। आई थिंक 1 बिलियन से ज्यादा अली साहब ने वाकई पसूड़ी डाल दी है पूरे म्यूजिक की दुनिया में इस गाने को रिलीज करके। पसूड़ी अच्छी वाली तहलका मच गए। जी हाँ, तो वो तो खैर सर फरीदा खानम, मुझे याद है उनकी कुछ वीडियोस देखी कि वो उनसे सीखते रहे। तो आपका क्या म्यूजिक का शौक रहा, जो अली ने सीखा या जो अली जो गा रहे हैं, आपको क्या अच्छा लगा फिर? नहीं, मुझे पसूड़ी बड़ा पसंद है, मुझे उसके सारे गाने पसंद हैं, मगर पसूड़ी बड़ा पसंद है मुझे। बड़ी उसकी ट्यून बड़ी जबरदस्त है, उसके लफ्ज बड़े जबरदस्त हैं, सब कुछ बहुत जबरदस्त है। मगर जुगनू ने ये जो बात कही, मैं खुद थोड़ा सा हैरान था, ये उसने कैसे कह दिया। उसने अभी तो मैडम बाहर है, कोई लड़ाई वड़ाई तो नहीं करनी वापसी पे आपने उनके साथ? नहीं, लड़ाई क्या करनी है, अगर लड़ना है तो अली लड़े उसके साथ, मेरा तो हिम्मत नहीं है लड़ने की किसी के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सेठ साहब फॉर योर टाइम, और उम्मीद करते हैं जैसे आपने कहा कि जो आइडेंटिफाई किया आपने एरिया, उन पे काम हो जाए।